अब टर्म आता है अभिक्रिया। अभिक्रिया से संबंधित अभी आपने बहुत सारी बातों को देखा। अब उस अभिक्रिया में आगे का जो टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक अभिक्रिया दी जा रही है N2 + H2 goes to NH3 और इसके आगे कोष्ठक में लिखा हुआ है कि ये असंतुलित अभिक्रिया है। अभिक्रिया है N2 + H2 goes to NH3 और ये एक असंतुलित अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया असंतुलित क्यों है, इसके लिए अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया के संतुलित होने और असंतुलित होने की बात जब आती है तो आपको ये पहले से पता होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या निश्चित होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा याद रखना है जो अभिकारक पक्ष की तरफ परमाणु संख्या है क्या वो उत्पाद पक्ष की तरफ भी है। अगर अभिकारक की तरफ की संख्या उत्पाद की तरफ की संख्या के बराबर है परमाणुओं की संख्या तो वो समीकरण आपका संतुलित। तो चलिए ये समीकरण असंतुलित क्यों है तो मैं आपको बताता हूं। आप पहले से भी दिमाग में रखिएगा अपने कि एक चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट की तरफ क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं और इस तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या का निर्धारण करते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन देखें यहाँ पर है और नाइट्रोजन है आपका और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अणु है और इस तरफ भी आपका नाइट्रोजन अणु है और हाइड्रोजन अणु है, परमाणु है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के अणु में 2 की संख्या दिखाई गई है, यहाँ हाइड्रोजन के अणु में 2 की संख्या दिखाई गई है परमाणुओं की और यहाँ पर आपका NH3 लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करें, परमाणुओं की संख्या को गिन लेते हैं। अगर दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ ये अभिक्रिया संतुलित है, और अगर परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो ये अभिक्रिया आपकी असंतुलित। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ बगल में कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक अणु है। इसके बगल में कोई अंक नहीं लिखा हुआ है तो इसका भी एक अणु है। तो एक अणु में इसके नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, इसके भी 2 परमाणु हो गए। अब अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए बगल में कोई अंक नहीं लिखा है तो 1 है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु हो गया। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए। तो इस चार्ट से कंफर्म होता है कि नाइट्रोजन बाईं तरफ 2 परमाणु रखता है और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। चार्ट के दाईं तरफ आते हैं तो ये देखते हैं नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु। तो किसी की भी संख्या निश्चित नहीं है। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है। इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया कैसी है, असंतुलित। असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया में परिवर्तित करने के लिए परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ और परमाणु की संख्या उत्पाद की तरफ समान होनी चाहिए। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि वो अभिक्रिया आपकी संतुलित अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया को जब संतुलित करके देखा जाए तो वो ऊपर वाली अभिक्रिया किस रूप में आती है, तो लिखा गया है N2 + 3H2 goes to 2NH3। अब ये अभिक्रिया संतुलित कैसे हो गई है इसका भी हम लोग ज्ञान कर लेते हैं। इस अभिक्रिया में हम एक चार्ट वही बना करके परमाणु संख्या का निर्धारण करेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, और आगे भी हमको ये मेथड देख करके एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो आपने ये बताया कि N2 + 3H2 goes to 2NH3 है और यहाँ लिखा है कोष्टक में ये संतुलित अभिक्रिया है। तो ये संतुलित और असंतुलित का ज्ञान कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट निर्धारित करते हैं लाइक दिस। ये आपका हो गया अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। चलिए परमाणु संख्या का निर्धारण करते हैं नीचे वाली अभिक्रिया में। नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो 1 अणु है, हाइड्रोजन के बगल में 3 लिखा है तो इसका मतलब ये 3 अणु है। यहाँ NH3 के बगल में 2 लिखा है तो इसका मतलब ये 2 अणु है।
तो नीचे वाली अभिक्रिया में आप बोल सकते हो नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से संयोग करता है और NH3 यानी अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करता है। इस तरह से आप ऐसे बोल रहे हैं। अब आप चलते हैं, नाइट्रोजन की संख्या को पहले डिसाइड करते हैं, फिर हाइड्रोजन की संख्या को डिसाइड करते हैं। इधर NH कितना है और इधर आपका N और H कितना है। तो अगर नाइट्रोजन के बगल में कोई अंक नहीं लिखा है तो नीचे केवल उसकी परमाणु संख्या हो गई। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी हो गई? 2 परमाणु हो गए इसके। और हाइड्रोजन का नीचे के 2 और ऊपर के 3 का गुणा, जब अणु संख्या परमाणु संख्या दोनों दी जाती है तो हमने कहा गुणा करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो परमाणु संख्या होती है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? इधर 6 हो गई। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 मानेंगे। तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नाइट्रोजन का 2 परमाणु हो गया, और ये 3 का इस 2 में गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन का आपका क्या हो गया? 6 परमाणु। अब इस चार्ट को अगर देखा गया तो पता चलता है कि हाँ, अभिकारक की तरफ 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं तो उत्पाद की तरफ भी 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं। अभिकारक की तरफ 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ भी 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो नीचे वाली अभिक्रिया दी गई है इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु संख्या निश्चित है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है? आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं कैसे? तो आपने बोला कि हम उचित गुणक का प्रयोग करते हैं। जैसे गुणक में यहाँ पर क्या है आपका? 3 दिखाई दे रहा है, इधर गुणक के रूप में कौन है? 2 दिखाई दे रहा है। ये जो अंक हैं इनका प्रयोग करके हम परमाणु संख्या को निश्चित करते हैं। हम फिर बताते हैं आपको कि रासायनिक समीकरण में सिर्फ परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण में आप अणुओं की संख्या को नहीं संतुलित करते हैं कि जिधर अभिकारक के इधर 2 अणु है तो उत्पाद की तरफ भी 2 अणु होना चाहिए, अभिकारक की तरफ 4 अणु हैं तो उत्पाद की तरफ भी 4 अणु होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ परमाणु की संख्या का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ 2 प्रकार के अणु मिल रहे हैं और एक ही प्रकार के अणु का निर्माण हो रहा है, तो इसका 2 प्रकार के अणु है, यहाँ एक ही प्रकार का अणु है। यहाँ 2 मिल रहे हैं, यहाँ 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अणु की संख्या का निर्धारण नहीं है। जबकि कुल अणुओं की संख्या देखी जाए, अगर आप अणु संख्या गिनना चाहते हैं तो उसको आप कैसे गिन सकते हैं? तो इस आधार पर भी आप बता सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं लिखा तो इसको क्या मानेंगे आप? 1 अणु। हाइड्रोजन के बगल में कुछ लिखा है, 3 लिखा है, तो इसको आप क्या कहोगे? 3 अणु। और इधर NH3 के बगल में क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 2 अणु। तो इधर अभिकारक की तरफ 1 अणु 3 अणु, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो सब मिलाकर के 4 अणु हो गए, और इधर NH3 की तरफ आकर के देखें तो 2 अणु हैं। तो कहाँ है अणु संख्या समान? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम अणुओं की संख्या को नहीं संतुलित करते हैं, हम परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। बाएं पक्ष में जितने परमाणु होते हैं, अगर दाएं पक्ष में भी उतने ही परमाणु हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है। तो इसके आगे कैसे अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, इसके और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं कि उपरोक्त संतुलित अभिक्रिया में ये N2+3H2 goes to 2NH3 की बात हो रही है। उपरोक्त संतुलित अभिक्रिया में नाइट्रोजन के अणु की क्रिया हाइड्रोजन के 3 अणु से कराने पर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के 1 अणु की क्रिया हाइड्रोजन के 3 अणु से कराने पर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण होता है। इस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि इस अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप बोलेंगे इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से संयोग करता है और अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करता है। इसके ऊपर वाली असंतुलित अभिक्रिया में आप क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन का 1 अणु है, हाइड्रोजन के 1 अणु से क्रिया करता है और अमोनिया का 1 अणु बनाता है। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया ये जो है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणु संख्या निश्चित नहीं है। तो हम इस अभिक्रिया को जब संतुलित अभिक्रिया में परिवर्तित किए तो आप देखिए दोनों में अंतर क्या आया
यहाँ N2 की जगह तो N2 दिख रहा है, लेकिन जहाँ H2 है उसकी जगह आपको क्या दिख रहा है, 3H2 दिख रहा है। यहाँ एक अमोनिया अणु था और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 अमोनिया अणु दिख रहा है। तो जब आपने इस तरह से गुणक का प्रयोग किया, यहाँ 3 और यहाँ 2 का, तब जाकर के यह अभिक्रिया संतुलित होती है और इसमें परमाणु संख्या दोनों तरफ समान होती है। तो इसका अर्थ हो गया कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से संयोग करता है तो अमोनिया के 2 अणु का निर्माण होता है। इसके आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि 2NaSO4 का क्या अर्थ है। यहाँ पर फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फार्मूला NaSO4 नहीं होता, फार्मूला Na2SO4 होता है। 2Na2SO4 का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब ये जो आपका अणु है Na2SO4 होता है। इसका मैं और डिटेल बताऊंगा आपको, फार्मूला कैसे राइट करते हैं, अणु सूत्र कैसे लिखते हैं। तो Na2SO4 जिसे आप सोडियम सल्फेट कहते हैं, तो यहाँ पर बाईं तरफ 2 लिखा हुआ है। तो 2Na2SO4 का अर्थ है कि सोडियम सल्फेट के 2 अणु में Na के 4 परमाणु, सल्फर के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 8 परमाणु उपस्थित हैं। कैसे आप देखें, पहले इसका देख लिया जाए। एक अणु में यहां पर हो गया आपका 2 सोडियम, 1 सल्फर और ये 4 ऑक्सीजन। अब इसी में अगर हम गुणे 2 कर देते हैं तो टोटल रिजल्ट आप देख लो। 2 का इसमें जब गुणा करते हैं ऐसे तो ये क्या आ जाएगा, 4Na हो गया। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सल्फर हो जाएगा। फिर इस 2 का इस 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से पता चल गया कि सोडियम सल्फेट का अगर एक अणु होता, सोडियम सल्फेट का अगर एक अणु होता तो उस एक अणु में ये परमाणु संख्या है, और अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये परमाणु संख्या, 2 का 2 गुना 4, 1 का 2 गुना 2 और 4 का 2 गुना 8। तो 2Na2SO4 का क्या अर्थ है, सोडियम सल्फेट के 2 अणु में सोडियम के 4 परमाणु, सल्फर के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। कैसे, तो आपने पहले यहाँ Na2SO4 का एक अणु लेकर के बताया कि इसमें सोडियम के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित हैं। इसका मतलब अगर हम इसका 2 गुना कर दें तो परमाणु संख्या 2 गुनी हो जाएंगी सबकी, और अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो परमाणु संख्या 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह अगर कोई अणु दिया गया है, अणु सूत्र दिया गया है या उस अणु की संख्या दी गई है, उसके आधार पर अगर आपसे पूछता है कि किसके कितने परमाणु हैं तो आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम अपने चार्ट के आधार पर भी एक बार ये देख सकते हैं कि अभिक्रिया को कैसे हमको संतुलित करना है। जो रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने ऊपर दिख रही है उसका हम स्लाइड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से एक बार स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो उपरोक्त अभिक्रिया जो आपकी थी, जिसमें आपने जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया है, उस अभिक्रिया में आप देखें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले अपना चार्ट बना करके कंफर्म किया, तो ये चार्ट भी अब आपका ये कंफर्म करता है वास्तविक रूप से। तो चलिए, इस अभिक्रिया में जो तत्व हैं वो कौन कौन है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। ये आपका अभिकारक पक्ष है, ये आपका उत्पाद पक्ष है। अभिकारक पक्ष में अगर परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष के परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारा दिया गया उपरोक्त समीकरण संतुलित होगा। तो हमने अपने रिजल्ट के आधार पर क्या प्राप्त किया कि पहले हम अभिकारक तक की पक्ष की तरफ आके देखें कि जिंक जो है वो 1 परमाणु है, आपका सल्फर भी यहाँ पर देखिए, आपका सल्फर 1 परमाणु है, हाइड्रोजन आपका 2 परमाणु है, ऑक्सीजन आपका 4 परमाणु। ये बाईं पक्ष की तरफ आए और आप दाहिनी तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए जिंक का 1 परमाणु हो गया, सल्फर जो आपका दिख रहा है देखिए वहाँ पर 1 परमाणु है, आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका 4 परमाणु है और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 2 परमाणु। तो जिंक दोनों पक्षों में 1 है,
हाइड्रोजन दोनों पक्षों में 2 है, सल्फर दोनों पक्षों में 1 है और ऑक्सीजन दोनों पक्ष में यानी अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष दोनों तरफ है। तो इसका मतलब है कि यह जो उपरोक्त समीकरण है इस चार्ट के माध्यम से यानी हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस आधार पर हम नीचे बोल सकते हैं क्या, उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान है, अतः ये अभिक्रिया संतुलित। तो रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप देखते हैं, उसके रासायनिक समीकरण को जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें परमाणु की संख्या का निर्धारण, अणुओं की संख्या का निर्धारण करना आवश्यक है। और जब स्टूडेंट्स को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दिए गए समीकरण में परमाणुओं और अणुओं को पढ़ने आ जाता है, समझने आता है, अणु संख्या बताने आ जाए, परमाणु संख्या बताने आ जाता है, अगर वो अभिक्रिया संतुलित है अथवा नहीं ये स्पष्ट हो जाए और अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं ये समझ में आए, तो रसायन विज्ञान का 50% जो प्रॉब्लम या समस्या है वो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, जबकि ये बहुत ही सरल होता है। हम गुणक का प्रयोग करके घटे और बढ़े परमाणुओं की संख्या को व्यवस्थित करते हैं और नियम यही कहता है कि असंतुलित अभिक्रिया थी तो उसमें सबसे पहले आप उस परमाणु को संतुलित करें जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, साधारण सी बात थी। उसके बाद उससे कम वाले का करें, उसके बाद उससे कम वाले का करें, और अगर किसी पक्ष में कोई परमाणु नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको उसके अणु रूप में आप बाहर से लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर इधर 2 क्लोरीन दिया हुआ और इधर क्लोरीन दिया भी नहीं है तो हम अपनी मर्जी से वहां पर Cl2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, जिसके लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं।